हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा चैनल मैग्नेट बेस आईआईटी जेईई एंड नीट पे। और मैं अभिषेक अग्रवाल, आपका जेईई केमिस्ट्री हाजिर हूं लेकर एक और अमेजिंग, एक और धुआंधार, एक और धांसू सेशन जेईई केमिस्ट्री का, जो कि होने जा रहा है एप्लीकेशन ऑफ मोल कंसेप्ट पार्ट 3 का। यानी कि अब हम मोल कंसेप्ट की एक और एप्लीकेशन देखने वाले हैं, ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस, जो हमने पिछले पार्ट में शुरू कर दिया था, उसका अब हम सेकेंड रिलेशन देखेंगे इस वीडियो में, जो कि होगा मास वॉल्यूम रिलेशनशिप, जो कि होगा मास वॉल्यूम रिलेशनशिप। और मैं क्लियर बता दूं कि एप्लीकेशन ऑफ मोल कंसेप्ट, जो मोल कंसेप्ट के बाद हमने स्टार्ट किया है, उसको आप जितने लोगों ने अभी तक पहले पार्ट, दो पार्ट नहीं देखे, पार्ट 1 और पार्ट 2, वो सबसे पहले उन दो पार्ट्स को देखें, क्योंकि भाई ये पूरा सीक्वेंस में फॉलो करना बहुत जरूरी है। आपको पहले पार्ट 1, फिर पार्ट 2, फिर पार्ट 3 को ही ऐसे फॉलो करना है। अगर आप डायरेक्ट पार्ट 3 देखोगे तो दिक्कत होगी, आपको कुछ चीजें समझ नहीं आएंगी। उसके बेहतर के लिए, उस चीज को समझने के लिए आपको पहले के पार्ट जरूर देखने हैं। मतलब वो है ना भाई कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, वो तो बाद में पता चलेगा, पहले ये तो जान लो कि कटप्पा ने बाहुबली को मारा था, जो कि पार्ट 1 में ही बता दिया गया था। तो इसलिए अपन को क्या करना है कि पार्ट 1 पहले देखना है, फिर पार्ट 2, फिर पार्ट 3, ऐसा एक सीक्वेंस में ही फॉलो करना है। यह है पार्ट 3, ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस, जिसमें हम मास और वॉल्यूम रिलेशनशिप देखेंगे। यानी कि इसमें वो क्वेश्चंस आएंगे जिसमें आपको रिएक्टेंट का मास दे दिया जाएगा, ठीक है, किसी एक का मास आपको दे दिया जाएगा, और प्रोडक्ट साइड में किसी चीज का, या रिएक्टेंट साइड में ही दूसरी चीजों का वॉल्यूम आपसे पूछा जाएगा। आपसे बोला जाएगा भैया इसका इतना मास दे दिया है और बताओ अब इसके कितने वॉल्यूम बन रहे हैं। तो आपको एक चीज का मास दे दिया जाएगा और बाकी चीजों का वॉल्यूम पूछा जाएगा। या ये भी कर सकते हैं, प्रोडक्ट साइड में आपको मास दे देंगे, आपको बोलेंगे भैया ये फलाना मास है जो बन रहा है, प्रोडक्ट है तो बन रहा है, बताओ इनमें कितना वॉल्यूम रिएक्टेंट्स का लग गया होगा और कौन कौन से रिएक्टेंट का कितना वॉल्यूम होगा। मान लो रिएक्टेंट दो है, ए और बी, तो उनका कितना वॉल्यूम लग गया होगा, तो वहां वॉल्यूम पूछ सकते हैं। बट यस, वॉल्यूम जब भी पूछेंगे तो वो हमेशा उस चीज का पूछेंगे जो या तो लिक्विड होगी या गैस होगी, क्योंकि आपको मालूम है लिक्विड और गैसियस रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स ही, लिक्विड और गैसियस सब्सटेंस ही वॉल्यूम बता सकते हैं। तो जब वॉल्यूम बताने की बात आती है तो वो 100% हमेशा गैसेस को लेकर ही आएंगे या किसी लिक्विड को लेकर आएंगे, भले रिएक्टेंट साइड आए या प्रोडक्ट साइड आए, आएंगे वो लिक्विड और गैसियस चीजों को लेकर ही। तो वही चीज हम यहां पर सॉल्व करेंगे। क्या तरीका होगा, कैसे करेंगे, सारी चर्चा हम करेंगे। लेकिन याद रखना इसकी डीपीपी भी आपको लास्ट में मिलेगी। जो लास्ट पार्ट है उसमें आपके डेली प्रैक्टिस पेपर्स वहां पर होंगे, जिसमें क्लब करके हमने सारे पार्ट्स का एक कॉमन डीपीपी बनाया होगा, ठीक है। उसको आपको पहले सॉल्व करना है, आपसे नहीं बनेगा तो फिर मैं आपको वीडियो सॉल्यूशन तो दूंगा ही, साथ ही उसके अलावा इस चैप्टर पर हर तरीके के एमसीक्यूज, चाहे वो प्रीवियस ईयर के हो, चाहे वो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हो, चाहे वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो, सबकी सीरीज आपको मिलेगी। चैप्टर वाइज आपको हर बार एमसीक्यू सॉल्व करने होंगे, जो कि 1000-1200 क्वेश्चंस के एमसीक्यूज होंगे, और ये सब आपको मिलेगा magnetbase.com पर। इसके अलावा आपको इनके वीडियो सोल्यूशंस भी मिलेंगे, जो मैंने ही क्रिएट किए होंगे केमिस्ट्री जेईई के बिहाफ पर, तो वो सारे वीडियो सॉल्यूशंस आपको मिलेंगे। इसके अलावा आपके चैप्टर वाइज टेस्ट होंगे, फुल लेंथ टेस्ट होंगे, वीकली लाइव सेशंस होंगे, जहां पर आपके डाउट्स को कैटर किया जाएगा। ये सब कुछ मिलता है एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये सारी चीजें आपको मिलती हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मैग्नेट ब्रेन्स के चैनल पर और magnetbrains.com की वेबसाइट पर। तो ये सारी चीजें आपको मिलती है। तो स्टार्ट करते हैं कि उन प्रॉब्लम को कैसे डील करेंगे जहां पर मास वॉल्यूम रिलेशनशिप आएगा। तो देखो, खेल बहुत सिंपल है, और इनफैक्ट खेल ये बहुत सिमिलर है उस पहले वाले रिलेशन का जो हमने मास और मास में पार्ट 2 में देखा है, ठीक है। और स्टेप्स भी बहुत हद तक कॉमन है, स्टेप्स भी बहुत हद तक कॉमन है। बस अंतर क्या आएगा कि मोल रेशियो निकालने के बाद, मोल रेशियो तक तो कहानी सेम चलेगी। मतलब पहला क्या करना है, आपको क्वेश्चन पढ़कर इक्वेशन समझनी, केमिकल रिएक्शन समझनी कि अच्छा ये रिएक्शन है, क्योंकि रिएक्शन आपको क्वेश्चन में दी नहीं जाएगी। दूसरा काम सबसे जरूरी, इक्वेशन को बैलेंस करना है। जो केमिकल इक्वेशन आपको दे दी गई है, उस इक्वेशन को 100% आपको बैलेंस करना है।
तो आपको सबसे पहले इक्वेशन लिखनी है, रिएक्शन समझनी है, उसके बाद उसको बैलेंस करना है। बैलेंस करने के बाद मोल रेशियो निकालना है, जो अपन पार्ट 2 में ऑलरेडी देख चुके। किसका मोल रेशियो निकालना है? वही दो चीजों का। कौन सी दो चीजें? एक जो दी गई है, जिसका डेटा आपको दिया गया है, और दूसरा जिसका डेटा आपसे पूछा गया है। एक जिसका डेटा आपको दिया गया है और दूसरी वो जिसका डेटा आपसे पूछा गया है। ये दो चीजों का आपको आपस में क्या निकालना है? मोल का रेशियो निकालना है। अब मोल के तुरंत बाद बस आपको क्या करना है? एक को मास में लिखना है जिसका मास दिया गया है, और दूसरे को उसी मोल्स के हिसाब से वॉल्यूम में लिखना है, जिसका भी वॉल्यूम उनने पूछा है। मान लो उनने A प्लस बी गिव C प्लस डी, और A का मास दे दिया है और C का वॉल्यूम पूछा है। C प्रोडक्ट साइड है तो C का वॉल्यूम पूछा है। तो आपको क्या करना है? मोल रेशियो निकालना है A:C का। A के उतने मोल्स के हिसाब से ग्राम बताना है, और C के उतने मोल्स के हिसाब से वॉल्यूम लिखना है। क्योंकि आपको पता है मोल का मास से भी रिलेशन पता है और मोल का वॉल्यूम से भी रिलेशन पता है। तो अगर आपने मोल का रेशियो निकाल लिया तो फिर आप उस मोल को कन्वर्ट कर दो जिसका मास दिया गया उसके मास में, और जिसका वॉल्यूम पूछा गया उसके वॉल्यूम में। आपका आंसर यूनिटरी मेथड अप्लाई करने के बाद आ जाएगा। बस उसके बाद यूनिटरी मेथड अप्लाई करना है, आपका आंसर यूनिटरी मेथड को अप्लाई करने के बाद आ जाएगा। संपट पड़ी बात। तो पिछले रिलेशन से मोल रेशियो तक निकालने तक तो बात बड़ी कॉमन है, बड़ी सेम है, उसमें कोई अंतर नहीं है। क्लियर हो गया? तो स्टेप 1 तुम पढ़ो। देखो स्टेप 1 तुम पढ़ो। फाइंड आउट द केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व इन द प्रॉब्लम एंड ऑल्सो फाइंड आउट द फिजिकल स्टेट ऑफ द गिवन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। हाँ, इसमें फिजिकल स्टेट भी ध्यान रखनी पड़ेगी, क्योंकि वॉल्यूम हर किसी का नहीं निकलेगा। वॉल्यूम से फ्लूइड चीजों का निकलता है, फ्लूइड चीजों का। बोले तो या तो लिक्विड या गैस। सेकेंड स्टेप क्या? स्टेप 2, राइट द केमिकल रिएक्शन एज एन इक्वेशन एंड बैलेंस इट बाय एनी सुटेबल मेथड। आपको केमिकल इक्वेशन लिखनी है और बैलेंस कर देना है। उसके बाद आपको मोल रेशियो निकालना है। यहां पर देखेंगे स्टेप 3, गैसेस आर यूजुअली एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम डिपेंडिंग ऑन योर नीड। आपकी जैसी जरूरत है, मतलब जिसका वॉल्यूम आपको निकालना है उस हिसाब से कन्वर्ट द वॉल्यूम ऑफ द गैस एट एनटीपी बाय अप्लाइंग द गैस इक्वेशन, or convert the volume of the gas into its weight by applying the equation PV equal to W by mRT। अब ये वॉल्यूम कहां से आया? आइडियल गैस इक्वेशन से। एक गैस इक्वेशन होती है जो कि होती है PV इक्वल टू nRT। ये आइडियल गैस इक्वेशन होती है। ये कहां मिलेगी? इसको डिराइव भी हम करेंगे, लेकिन ये हमें मिलेगी गैसियस स्टेट्स ऑफ मैटर नाम के चैप्टर में। तो ये हमको सीधे मिलती है गैसियस स्टेट्स ऑफ मैटर नाम के चैप्टर में। एक चैप्टर है हमें गैसियस स्टेट्स ऑफ मैटर, स्टेट ऑफ मैटर। उस गैसियस स्टेट ऑफ मैटर में ये हमें इक्वेशन डिराइव करने को भी मिलती है, जिसको हम बाद में पढ़ेंगे, और इस इक्वेशन का यूज भी हम बाद में देखेंगे। फिलहाल एनटीपी में अगर हमें बस कन्वर्ट करना है तो इतना हम ध्यान रखेंगे कि पीवी इक्वल टू एनआरटी हमें यूज करना है, जहां वो प्रेशर होगा उस गैस का, जिस समय की वो गैस दी गई है उस जगह का प्रेशर, वॉल्यूम उस गैस का वॉल्यूम जो हमसे पूछा जाएगा, एन इज द मोल्स। तो आप मोल्स निकाल लोगे तो वॉल्यूम निकल जाएगा फिर आपका, क्योंकि आर और टी आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा, टी आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा, और आर तो वैसे भी कांस्टेंट है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। बस टेम्परेचर आपको दे देंगे क्वेश्चन में। तो एनटीपी पर यह चीज है। रही बात एसटीपी की, तो एसटीपी की तो तुम बिल्कुल चिंता मत करो। क्यों चिंता मत करो? क्योंकि एट एसटीपी आपको पता है मोलार वॉल्यूम कितना होगा। गैस का जो मोलार वॉल्यूम है आपको पता है वो कितना होगा। मोलार वॉल्यूम मतलब एक मोल गैस का वॉल्यूम कितना होगा? 22.4 लीटर्स। 22.4 लीटर्स। तो ये मोलार वॉल्यूम का रेशियो आप, ये वैल्यू आप यूज कर सकते हो, ये वैल्यू आप यूज कर सकते हो। तो एज पर योर नीड आप वॉल्यूम निकाल सकते हो उस गैस का जो आपसे पूछा गया है एनटीपी पर और एसटीपी पर।
एसटीपी पर बड़ा आसान है, 22.4 लीटर निकलेगा, क्योंकि एक मोल वॉल्यूम जो गैस, एक मोल जो गैस है उसका वॉल्यूम 22.4 लीटर होगा एसटीपी पर। और एनटीपी मतलब नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, तो उसके लिए उन्हें टेम्परेचर बताना होगा, और टेम्परेचर जब वो बताएंगे तो इस इक्वेशन में आप लिख लेना। इसमें सारी चीजें हमें पता है, कौन कौन सी चीजें क्या है इसमें। P is the pressure of gas, P is the pressure of gas, V is the volume of gas, volume of gas, और ये सब T टेम्परेचर पे, T टेम्परेचर क्वेश्चन में दिया जाएगा। N is number of moles, N is number of moles, R is universal gas constant, universal gas constant, and T is temperature। तो जिस टेम्परेचर पर होगा वो टेम्परेचर 100% क्वेश्चन में देना पड़ेगा अगर एनटीपी पे है। तो एसटीपी बोल देंगे तो टेम्परेचर क्लियर है, 273 केल्विन होगा, तो वहां पर तो 22.4 लीटर वॉल्यूम डायरेक्ट आएगा। आपको ऐसा निकालने की जरूरत नहीं है कि यहां वी निकालोगे बाकी सबको रख के, ऐसा नहीं करना एसटीपी पर। एनटीपी पर टेम्परेचर दिया जाएगा, सारी वैल्यूज आपको रख के वी निकालना होगा। ये इक्वेशन कहां से आई, अभी वो मुद्दा नहीं है। आइडियल गैस इक्वेशन है पीवी इक्वल टू एनआरटी, बकायदा हम इसको डिराइव करेंगे गैसेस स्टेट ऑफ मैटर नाम के चैप्टर में। अभी फिलहाल ये नहीं सोचना कि ये आई कहां से, अभी ये सोचना है इससे हमें मिलेगा क्या। इस इक्वेशन से हमें वी मिल सकता है गैस का, जो फलाने मोल्स पर है, फलाने टेम्परेचर पे जो गैस रखी गई है, और उस जगह का प्रेशर फलाना है, तो आपको पी एन आर टी सब दिया जाएगा, तो आप वी निकाल लोगे। क्लियर हो गया ये कंसेप्ट, ठीक है। तो ये आपकी पर्टिकुलर पार्ट होता है। अब इसको समझाने के लिए हम पहले एक क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको चीजें समझ में आए। पहले क्वेश्चन से समझते हैं और सारी बातें आपको क्वेश्चन से क्लियर हो जाएंगी। क्वेश्चन देखेंगे, पहले क्वेश्चन देखेंगे। मैं क्वेश्चन दे रहा हूं पहले, यहां पर एग्जाम्पल है, ये समझेंगे। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ CO2 प्रोड्यूस्ड, CO2 गैस produced, CO2 gas produced when 32 gram of methane is combusted at STP। बहुत बढ़िया, उनने पहले ही STP बोल दिया। PV इक्वल टू एनआरटी का काम खत्म, लगाना ही नहीं है, क्योंकि STP पर हमें मालूम है दुनिया की कोई भी गैस हो, CO2 H2O2 हीलियम नियॉन नाइट्रोजन, कोई भी गैस हो, STP पर उसका एक मोल 22.4 लीटर्स के बराबर का वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा। 22.4 लीटर के वॉल्यूम के बराबर, मतलब वॉल्यूम के बराबर वो ऑक्यूपाई करेगा जगह। वो गैस जो होगी वो इतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी। गेल-ल्यूसेक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम ने यही बताया था, ठीक है। तो एसटीपी पर आपका पीवी इक्वल टू एनआरटी का रोल ही खत्म हो गया, पीवी इक्वल टू एनआरटी खत्म हो गया, अब आपको कुछ नहीं सोचना, ठीक है। अब यहां पर सुनेंगे मेरी बात को, तो सॉल्यूशन स्टेप 1, रिएक्शन को तुरंत पहचान लो। पहचान ली, किसको जला रहे हैं, मीथेन को। वही रिएक्शन थी जो पिछली बार हमने एग्जांपल फर्स्ट में ली थी, सेम रिएक्शन होगी, लिखेंगे सेम रिएक्शन। क्या होगी यहां पर, रिएक्शन देखेंगे, रिएक्शन देखेंगे भाई, रिएक्शन देखेंगे। CH4 प्लस O2, CH4 प्लस O2 gives CO2 प्लस H2O, गिव CO2 प्लस H2O। तो मीथेन को जला रहे हो, मीथेन इज हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन को जला रहे हो मतलब कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड को जला रहे हो, तो कार्बन भी ऑक्सीडाइज होगा, CO2 बना लेगा, हाइड्रोजन भी ऑक्सीडाइज होगा, वाटर बना लेगा। ये प्रोडक्ट ही बनेगा और कुछ नहीं बनेगा।
इक्वेशन आइडेंटिफाई करके सबसे बेसिक पहला काम, इक्वेशन को तुरंत बैलेंस कर दो। स्टीशियोमेट्री हो ही नहीं सकती, तो ये वेट मत करो कि आगे क्वेश्चन पढ़ देते फिर बैलेंस। इक्वेशन लिखते ही बैलेंस करेंगे, तो बैलेंस करेंगे। कितना है CH4? एक है वहां, मतलब कार्बन कितना है? एक है। यहां कार्बन कितना है? एक है, बैलेंस है। हाइड्रोजन कितने? 4, वहां कितने? 2, तो भैया कुछ मत करें, यहां पर 2 को मल्टीप्लाई कर दो। ऑक्सीजन कितने हो गए? 2, और यहां कितने हो गए? 2 और 2 4, तो यहां पर भी 2 को मल्टीप्लाई कर दो, बैलेंस हो गई इक्वेशन। बैलेंस हो गई भाई इक्वेशन, बैलेंस हो गई। बहुत बढ़िया। अगला काम क्या होगा? अगला काम क्या होगा? मोल रेशियो निकाला जाएगा। किसका निकाला जाएगा? एक जो दिया गया है और दूसरा जो पूछा गया है। एक जो दिया गया है और दूसरा जो पूछा गया है। तो जल्दी से बताओ क्या दिया गया है? मीथेन के बारे में दिया गया है। क्या पूछा गया है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस के बारे में पूछा गया है। क्या रेशो आ रहा है? रेशो निकलेंगे स्टीशियोमेट्रिक कोफिशिएंट से। इसके पीछे कुछ नहीं है तो 1 है, इसके पीछे भी कुछ नहीं है तो 1 है। तो रेशो आ गया इसका क्या? 1 मोल इज टू 1 मोल। 1 मोल इज टू 1 मोल का रेशो आ गया है। इसका मतलब क्या? इस रेशो का, इस रेशो का मतलब क्या है कि 1 मोल मीथेन जलता है, 1 मोल मीथेन कंबस्ट होता है। 1 मोल मीथेन अगर कंबस्ट होता है तो 1 मोल CO2 गैस प्रोड्यूस होती है। 1 मोल CO2 गैस प्रोड्यूस होती है। तो 1 मोल अगर मीथेन जलता है तो 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड गैस वहां पर प्रोड्यूस होती है। 1 मोल मीथेन मतलब कितना? मीथेन का सुन लेंगे, अब मास लेंगे, मास, क्योंकि मास के टर्म्स में ही मीथेन दिया हुआ है। तो 1 मोल मीथेन मतलब कितना? 16 ग्राम मीथेन, क्योंकि भैया मीथेन का मोलर मास क्या है? 16, कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1, 4 हाइड्रोजन 4, 12 और 4 16। तो 1 मोल मीथेन मतलब 16 ग्राम मीथेन, और 1 मोल CO2 मतलब 1 मोल CO2, 1 मोल CO2 को वॉल्यूम में लिखेंगे क्योंकि वॉल्यूम पूछा है, वो भी STP पर, STP पर। तो 1 मोल CO2 प्रोड्यूस हो रहा है STP पर, मतलब 22.4 लीटर्स, मतलब 22.4 लीटर्स of CO2 gas produced, of CO2 gas will produce। समझ आया? तो बस हमने क्या करा, यहां तक तो देखो सेम था मोल रेशियो तक, तो यहां तक तो तुमने पिछले जो पार्ट था मास और मास के रिलेशनशिप जहां पर बात की थी वहां तक सेम था। बस उसके बाद अंतर क्या किया, इसका मोल को मास में लिख दिया क्योंकि इसके मास के टर्म्स में हमें डेटा दिया है, और इसके मोल को हमने वॉल्यूम में लिख दिया। क्यों? क्योंकि इसका वॉल्यूम के टर्म्स में हमसे पूछा गया डेटा। तो जिसका जो दिया गया है उसको उसमें लिख लिया, जिसका जो पूछा गया है उसको उसमें कन्वर्ट कर लिया। तो यहां पर हमें मालूम था 1 मोल का वॉल्यूम 22.4 लीटर होगा STP पर, तो हमने 22.4 लीटर लपेट दिया। 22.4 लीटर, 22.4 लीटर। तो 22.4 लीटर CO2 गैस प्रोड्यूस होगी। कब होगी? जब 16 ग्राम मीथेन जल रहा है। ये हमारे इक्वेशन के हिसाब से। लेकिन क्या क्वेश्चन के हिसाब से 16 ग्राम मीथेन जल भी रहा था? नहीं सर, 32 ग्राम जल रहा था। ओहो, मतलब डबल CO2 जल रहा है, डबल मीथेन जल रहा है, क्योंकि 16 ग्राम मीथेन तो 22.4 लीटर CO2 प्रोड्यूस करता, लेकिन यहां 16 ग्राम नहीं जल रहा, यहां 32 ग्राम मीथेन जल रहा है, मतलब दुगना जल रहा है। तो बताओ CO2 कितना प्रोड्यूस होगा? दुगना प्रोड्यूस होगा। एज सिंपल एज दैट। संपट पड़ी है बात। मीथेन कितना था? 16 था तो 22.4 था, लेकिन अब मीथेन वाकई में कितना जल रहा है क्वेश्चन के हिसाब से? 32 ग्राम। डबल है, तो भैया CO2 भी डबल प्रोड्यूस होगा। तो 16 का डबल हो गया कितना? 32 ग्राम। तो दिस इंप्लाइज 32 ग्राम मीथेन होगा। तो इट विल गोइंग टू प्रोड्यूस्ड 22.4 इंटू 2 यानी कि 44.8 लीटर।
of CO2 gas. So it will produce 44.8 liter of CO2 gas. तो 32 ग्राम मीथेन कंबशन करने पर 44.8 लीटर CO2 गैस प्रोड्यूस करेगा. तो भैया मिल गया आंसर. आंसर मिल गया. तो इट्स आंसर विल बी 44.8 लीटर ऑफ 44.8 liter of CO2 gas will be produced. संपट पड़ी क्या बात? बिल्कुल डबल वॉल्यूम एट एसटीपी. ये भी लिख दो एट एसटीपी. ये सिर्फ एसटीपी पर बात लागू थी. अगर कोई और टेम्परेचर होता तो फिर पीवी इक्वल टू एनआरटी का इस्तेमाल करना पड़ता. बट एसटीपी पर है तो कुछ सोचने की जरूरत नहीं है. दिस विल बिकम योर आंसर. समझ आया कि नहीं आया? तो ये आपका आंसर बन गया. ये आपका आंसर बन गया 44.8 लीटर. सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए भाई इसमें. बिल्कुल सिंपल बेसिक कंसेप्ट से, कोई रॉकेट साइंस इसमें नहीं है. बस मोल रेशियो तक तो कहानी सेम चलेगी. मोल रेशियो के बाद क्या करना है? खेल को डबल करना है. तो मोल रेशियो के बाद, क्योंकि वहां पर आपको जो मास दिया था वो डबल था, तो फिर वॉल्यूम जो आएगा 1 मोल के हिसाब से, वो 1 मोल के हिसाब से नहीं, डबल के हिसाब से आएगा, 2 मोल के हिसाब से आएगा. तो वहां पर 22.4 का दुगना होगा. एंड द आंसर विल बी 44.8 लीटर्स. कंप्लीट हुई ये बात पूरी? कंप्लीट हुआ ये पूरा? तो ये हमारे इस तरीके से आंसर निकलेंगे. हाँ, क्वेश्चन जरूर एसटीपी की जगह कोई और टेम्परेचर पे देते, फिर हमें नया वॉल्यूम निकालना पड़ता पीवी इक्वल टू एनआरटी का यूज करके. पहले मोल्स लिख लेते, फिर हमें ये नया वॉल्यूम मिलना पड़ता. संपट पड़ गई क्या बात? क्लियर हो गया? चर्चा करते हैं और आगे एक और क्वेश्चन करते हैं. बट पहले तुम इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो. ठीक है, क्लियर हो गया ये सवाल? अब ये सवाल सिंपल था क्योंकि ये एसटीपी का था. एनटीपी का भी आ जाएगा तो भी सिंपल होगा. बस उसमें एक मेहनत बढ़ जाएगी कि हमें पीवी इक्वल टू एनआरटी इक्वेशन का यूज करना पड़ जाएगा. देख लेते हैं एक एनटीपी का क्वेश्चन. अगला क्वेश्चन चलते हैं एनटीपी का क्वेश्चन. ये आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन का एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे. पहले क्या कहता है? A mixture of Na2CO3, sodium carbonate and sodium bicarbonate, NaHCO3, had a mass of 22 ग्राम. अच्छा, दोनों को मिलाकर मास बोल दिया गया है, दोनों का मिक्सचर है 22 ग्राम का. एंड ट्रीटमेंट विथ एक्सेस ऑफ HCl, मतलब अच्छा खासा HCl है कि HCl आपको जितना चाहिए रिएक्शन में उतना मिल जाएगा. लिबरेट्स 6 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड एट 25 डिग्री सेल्सियस एंड 0.947 ATM प्रेशर. ओके, टेम्परेचर बदल दिया उनने, प्रेशर बदल दिया. अब ये एसटीपी नहीं है, ये एनटीपी है. नॉर्मल हो गया 25 डिग्री, मतलब हमारे रूम टेम्परेचर, नॉर्मल रूम टेम्परेचर तो 25 डिग्री. प्रेशर भी देखो 1 ATM नहीं दिया, 0.947 ATM, मतलब 1 ATM से थोड़ा कम है. इसको आप 1 नहीं मान सकते. ये आप सोचो 0.94 से क्या फर्क पड़ता है? 1 मान लो, 0.9 और 1 बराबर नहीं. प्रेशर में 0.1 का डिफरेंस भी डिफरेंस, 0.01 का डिफरेंस भी डिफरेंस होता है. ठीक है, तो यहां तो फिर भी 0.1 का डिफरेंस है, तो आप 0.947 को 1 नहीं मान सकते, आप 0.947 ही मानोगे. डिटरमाइन द परसेंटेज ऑफ Na2CO3 इन द मिक्सचर. अच्छा, इस मिक्सचर में आपको जो परसेंटेज है वो बताना है. ठीक है, तो मतलब क्या है, कहानी क्या है देखेंगे इधर. मान लो मेरे पास एक पोटली है, उस पोटली में सोडियम कार्बोनेट है, Na2CO3 है, Na2CO3 है, सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 है. और इस पोटली की रिएक्शन में HCl से करा रहा हूं जो एक्सेस है, जो जरूरत से ज्यादा है, मतलब बहुत ज्यादा है कि मेरे को जितना चाहिए उतना मिल जाएगा. और फिर रिएक्ट करके कह रहे हैं कि यहां CO2 गैस बनेगी जो 6 लीटर होगी, और इस समय जिस कंडीशन पे बनेगी उस कंडीशन पे टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस होगा. तो पहली फुर्सत में इसको लिख लेते हैं 298 केल्विन. पहली फुर्सत में इसको लिख लेते हैं 298 केल्विन, क्योंकि डिग्री सेल्सियस में हम टेम्परेचर कभी नहीं लेते न्यूमेरिकल सॉल्व करने में, क्योंकि जो एसआई सिस्टम है टेम्परेचर की वो केल्विन है, तो हम इसको 298 केल्विन तुरंत लिख लेंगे. एंड प्रेशर विल कम आउट टू बी कितना है?
0.947 एटीएम, तो ये प्रेशर हो गया 0.947 एटीएम, ये प्रेशर हो जाएगा। बढ़िया बात है, ठीक है। ये कहानी दे रखी है। अब आपसे ये पूछ रहे हैं कि अगर ये पोटली टोटल 22 ग्राम की है, जो कि दे रखा है पूरा मिक्सचर 22 ग्राम का है, तो इसमें आपको Na2CO3 का परसेंटेज बताना है कि इसका कितना है। मतलब वो इनडायरेक्टली ये पूछ रहे हैं कि Na2CO3 का मास बताओ जो इस 22 ग्राम की पोटली में मौजूद है, क्योंकि दोनों मिलकर 22 ग्राम है, तो आपको Na2CO3 का तो मास बताना पड़ेगा। ठीक है, अब इसके लिए सबसे पहला खेल जो हमको करना है वो ये करना है कि 6 लीटर CO2 गैस बन रही है। अब हमें पता है CO2 गैस दोनों से बनेगी, मतलब उस पोटली में जो दो चीजें हैं कौन कौन सी, Na2CO3 और NaHCO3, दोनों के साथ रिएक्ट करके CO2 बनेगा। कैसे बनेगा, रिएक्शन देखेंगे। पहला काम तो रिएक्शन लिखना ही होता है भाई। Na2CO3 reacts with excess of HCl forms what, NaCl, यहां NaCl बन जाएगा, प्लस NaCl के बाद यहां से एक O निकलेगा, तुरंत वो H के साथ जाएगा तो H2O और प्लस CO2, ये एक रिएक्शन हो गई। ठीक है, इसको पहले हम बैलेंस कर दें, तब हम दूसरी रिएक्शन लिखते हैं। मतलब जो सोडियम कार्बोनेट है इस पोटली में, वो HCl के साथ रिएक्ट करके पहला CO2 दे देगा। बढ़िया बात है, तो बैलेंस कर देते। एक यहां इन्हें कितने हैं, 2, यहां कितने, 1, तो यहां अनडाउटेडली 2 हो जाएंगे। Cl कितने, 1, यहां कितने हो गए, 2, तो यहां पर 2 हो जाएंगे। ठीक है, हाइड्रोजन कितने हो गए, H2 और एक O, तो H2O हो गया और एक ऑक्सीजन C। ठीक है, अब सब बैलेंस है, अब सब बैलेंस है, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो यहां पर सब कुछ बैलेंस है। सोडियम कार्बोनेट कितना है, 1 मोल है, और CO2 कितना प्रोड्यूस हो रहा है, 1 मोल प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, तो यहां अगर मुझे रेशियो लिखना पड़े Na2CO3 इस टू CO2 का, तो कितना रेशियो आएगा, 1:1 का, 1:1 का, ये CO2 इतना आएगा। ठीक है, अब मैं CO2 का मास निकाल लूंगा, लेकिन मुझे यहां CO2 का वॉल्यूम दिया हुआ है 6 लीटर। अब या तो मैं इधर जो मास निकलेगा उसको वॉल्यूम में ले जाऊं, तो फिर मुझे नीचे वाली रिएक्शन जो मैं NaHCO3 के लिए लिखूंगा उसमें भी जो CO2 का मास मिलेगा उसको वॉल्यूम में ले जाना पड़ेगा। मतलब या तो मैं दोनों मासेस को जो CO2 के निकलेंगे इक्वेशन से उनको वॉल्यूम में ले जाऊं, क्योंकि मुझे CO2 का वॉल्यूम दिया हुआ है, या फिर जो CO2 का वॉल्यूम दिया हुआ है उसको एक ही बार में मास में ले जाऊं। तो आसान यही है कि भैया एक बार 6 लीटर को मास में कन्वर्ट कर लो, रादर देन 2 बार मास CO2 का निकलेगा अलग अलग रिएक्शन में। ये पहली रिएक्शन, अभी नीचे एक और रिएक्शन लिखूंगा, उसमें CO2 का जो मास निकलेगा उसको आप लीटर में कन्वर्ट करोगे, उससे अच्छा आप इस लीटर को मास में कर लेना। लेकिन वो बाद में, पहले सेकंड स्टेप पर तो आए। तो अभी फर्स्ट स्टेप से हमें ये जानकारी मिली है, फर्स्ट रिएक्शन से हमें ये जानकारी मिली है, सोडियम कार्बोनेट इस टू CO2 का रेशियो है 1:1। और इस रेशियो से एक और जानकारी आगे तक मिल गई है, ये कि 1 मोल Na2CO3 मतलब Na का कितना वेट होता है, Na का वेट होता है 23, 2 बार आएगा तो 2 = 46। कार्बन का कितना होता है 12, ऑक्सीजन का कितना होता है 16, तो 16 × 3 = 48। 48 और 12 कितने होते हैं 60, 60 और 46 106। ओके, तो इसका वजन 106 आ रहा है। इसका मतलब यह हो गया कि 106 ग्राम Na2CO3, 106 ग्राम Na2CO3, 1 मोल CO2 ना 44 ग्राम CO2 प्रोड्यूस करता है। इसके हिसाब से 44 ग्राम CO2 प्रोड्यूस करता है। 106 ग्राम Na2CO3 44 ग्राम CO2 प्रोड्यूस करता है। ठीक है, ये डेटा रख लो, ये डेटा काम आएगा, ये डेटा रख लो। ठीक है, अब हम दूसरी रिएक्शन बनाते हैं, क्योंकि हमें पता है इस पोटली में NaHCO3 भी है, तो NaHCO3 का भी देख लेते हैं। तो NaHCO3 के साथ रिएक्शन लिखते हैं, तो यहां दूसरी रिएक्शन NaHCO3 के साथ, तो NaHCO3 प्लस HCl अगेन गिव्स NaCl, NaCl प्लस H2O प्लस CO2 प्लस CO2। Na एक है, एक है, Cl एक है, एक है, H2 और
एक O ठीक है, एक O कम हो गया CO2, पूरी रिएक्शन बैलेंस है। ये स्पॉन्टेनियसली मतलब अपने आप ही ये बैलेंस है, जैसे आप लिखोगे इसको बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी बैलेंस है। इसमें तुम्हें मोल रेशियो किसका निकालना है? NaHCO3 का इस टू CO2 का, क्योंकि अल्टीमेटली निकल तो CO2 रही है। रेशियो कितना है? 1:1 का, ये भी 1:1 का रेशियो है। इसका मतलब क्या हुआ? 1 मोल NaHCO3 का, 1 मोल NaHCO3 मतलब कितना? 23 + 1 24, 24 और 48 और 12 60, 60 और 24 84, मतलब 84 ग्राम NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट will produce 44 ग्राम ऑफ CO2। तो यहां से 44 ग्राम CO2 आ रही है, बढ़िया बात है। तो 84 ग्राम NaHCO3 44 ग्राम ऑफ CO2 यहां से प्रोड्यूस करेगी, 44 ग्राम ऑफ CO2 यहां प्रोड्यूस करेगी। तो अब ये डेटा भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गया, ये डेटा भी हमारा काम का हो गया, तो इसको भी अपन डब्बे में डाल देते हैं। और ये एज पर इक्वेशन हुआ है, नॉट बाय एज पर क्वेश्चन, नॉट एज पर क्वेश्चन, बट यस इट इज एज पर इक्वेशन। ये इक्वेशन के हिसाब से ऐसा हुआ है कि भैया इसका 84 ग्राम, इसका 44 ग्राम प्रोड्यूस करेगा, और ऊपर वाली इक्वेशन ये बता रही है कि इसका 106 ग्राम Na2CO3 का 44 ग्राम CO2 प्रोड्यूस करेगा। अब वास्तविक में ये दोनों मिलकर 22 ग्राम है, और जो CO2 मिल रहा है हमारे क्वेश्चन के हिसाब से वो 6 लीटर है। तो पहले हम क्या करते हैं, इस 6 लीटर CO2 का वेट निकाल लेते हैं। पहले हम क्या करते हैं, इस 6 लीटर CO2 का हम वेट निकाल लेते हैं। 6 लीटर CO2 का वेट निकाल लो बाय अप्लाइंग द इक्वेशन PV = nRT। तो यहां हम अप्लाई करेंगे PV = nRT, बल्कि n को मोल्स है तो हम सीधा वेट निकालना चाहते हैं, हम मोल्स नहीं चाहते, तो n की जगह हम वेट अपॉन मास रख देंगे। तो PV = W/m/RT। तो यहां से वेट क्या हो जाएगा? P × V × m/RT रख दें। प्रेशर बोले कितना है? 0.947, 0.947 बोले प्रेशर कितना है? 0.947 इंटू वॉल्यूम कितना है? वॉल्यूम CO2 का क्वेश्चन में दिया हुआ है 6 इंटू 6। मोलार मास, ये M मतलब मोलार मास, CO2 का मोलार मास 44 अपॉन R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, और अगर ATM में प्रेशर है तो ये होता है 1/12। 1/12 मतलब 0.0821, 0.0821 इंटू टेम्परेचर कितना है? 25, जिसको मैं ऑलरेडी 298 लिख चुका हूं, तो इंटू 298 ये आपको सीधा दे देगा 6 लीटर CO2 का इस कंडीशन पे क्या मास होता है, क्योंकि वही तो मास ऑब्टेन्ड हुआ है इस मिक्सचर से रिएक्ट करने पर। वो तो वॉल्यूम दे रहा है, तो हमने कहा ना हम वॉल्यूम को सीधा मास में कन्वर्ट करते, तो 6 लीटर का अपन मास निकाल लेते इस कंडीशन पे। तो हमने PV = nRT यूज कर लिया। अब यहां कैल्सी अपन ले लेते हैं, ठीक है? तुम्हें मैनुअल करना है, मेरे को कैल्सी अलाउड है क्योंकि मेरी मैथ तुमसे कमजोर है। तो 0.947 इंटू 6 इंटू 44 डिवाइडेड बाय 0.0821 डिवाइडेड बाय 298, 10.21। तो वेट आ गया भैया 10.21 ग्राम CO2 का। तो दिस इज वेट ऑफ CO2 जो आपको यहां पर मिलेगा। तो इट इज वेट ऑफ CO2 जो यहां पर आपको मिलेगा। कितना हो गया? 10.21 ग्राम आपको CO2 का वेट मिल रहा है। मतलब 6 लीटर जो बोल रहे हैं ना, अब हमने कहा लीटर गया भाड़ में, अब हम बोलेंगे 10.2 ग्राम CO2, क्योंकि 6 लीटर इस कंडीशन पे 10.2 ग्राम है, और ये 10.2 ग्राम इस मिक्सचर से मिला है, इस मिक्सचर से। ठीक है,
अब इस मिक्सचर में हम क्या करते हैं, हम मान लेते हैं हमारा Na2CO3 जो है वो x ग्राम है, तो भैया NaHCO3 जो होगा वो 22 माइनस x ग्राम हो जाएगा। कॉमन सेंस। अगर दोनों मिलकर 22 ग्राम है और Na2CO3 में मान लेता हूं मेरा x ग्राम है, तो फिर NaHCO3 कितना हो जाएगा, 22 माइनस x ग्राम। तो ये x हो गया, ये 22 माइनस x हो गया। इसका x 10.21 भी दे रहा है और इसका 22 माइनस x 10.2, मतलब ये दोनों मिलकर 10.21 दे रहे हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं इसका। अब अपन ये पता करते हैं कि इसका x ग्राम कितना CO2 देता। सर ये कैसे निकालेंगे, इस रिलेशन से 106 ग्राम इतना देता है तो x ग्राम कितना देगा, निकल जाएगा। और इसका 22 माइनस x कितना CO2 देगा, इस रिलेशन से निकल जाएगा। और दोनों को सम करेंगे क्योंकि दोनों ने मिलकर CO2 दिया है वहां पर, तो दोनों का जो सम होगा वो 10.21 के बराबर होगा। इससे निकलने वाला CO2 प्लस इससे निकलने वाला CO2 विल बी इक्वल टू 10.21, क्योंकि एक्चुअली तो 10.21 ही निकल रहा है CO2। वहां पर एक इक्वेशन बनेगी x के टर्म्स में, वहां इक्वेशन बनेगी x के टर्म्स में। हमारा फाइनली एक इक्वेशन में x की वैल्यू निकल जाएगी, एक ही इक्वेशन एक ही अननोन, तो x की वैल्यू निकल गई। x क्या है, Na2CO3 का मास, वो निकलेगा 22 ग्राम से कम, ऑब्वियस ही बात है 22 से कम, तो उसका मास अपॉन 22 इंटू 100 करके परसेंटेज निकल जाएगा। पूरा चीज तैयार हुई, समझ में आया दिमाग में। देखो इधर देखो, पहली चीज हमें पता है कि 106 ग्राम फॉर Na2CO3, हमें क्या पता है इसके लिए, हमें यह पता है कि 106 ग्राम Na2CO3 will produce 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड। ये पुराना डेटा ही है, ये पुराना डेटा, ये डेटा। अब लेकिन हमारे पास जो Na2CO3 है वो तुमने x मान लिया, हमने Na2CO3 को कितना मान लिया, x माना ना अभी पोटली में से। तो अगर x ग्राम होगा तो कितना प्रोड्यूस होगा, अगर x ग्राम होगा तो कितना प्रोड्यूस होगा, तो x ग्राम Na2CO3 कितना प्रोड्यूस करेगा, कितना प्रोड्यूस करेगा, 44 अपॉन 106, यूनिटरी मेथड, ये 1 ग्राम के लिए आ गया, इंटू x, इतने ग्राम CO2 प्रोड्यूस करेगा। बिल्कुल सही, इतने ग्राम CO2 मिल जाएगा। ये पहला डेटा कंप्लीट। दूसरा देखेंगे, दिस इज फॉर NaHCO3, जिसका कितना वजन होगा, 22 माइनस x, क्योंकि दोनों मिलकर 22 थे, तो इसका x ग्राम इतना CO2 निकाल रहा है और इसका 22 माइनस x कितना निकालेगा वो निकाल लेते हैं। तो इसके हिसाब से डेटा क्या है, 84 ग्राम NaHCO3 का प्रोड्यूस करता है 44 ग्राम CO2। ये कहां से पता चला, यहां देखो इस इक्वेशन से, ये 84 ग्राम NaHCO3 प्रोड्यूस 44 ग्राम ऑफ CO2, तो वही तो लिखा है 84 ग्राम ऑफ NaHCO3 विल प्रोड्यूस 44 ग्राम ऑफ CO2। लेकिन ये 84 ग्राम नहीं है हमारे बैग में, हमारा जो पोटली है उसमें तो 22 माइनस x ग्राम ही है, तो कोई बात नहीं, दिस इंप्लाइज 22 माइनस x ग्राम NaHCO3 विल प्रोड्यूस व्हाट, 22 माइनस x ग्राम कितना प्रोड्यूस करेगा, 44 अपॉन 84, यूनिटरी मेथड, ये 1 ग्राम के लिए आ गया, इंटू 22 माइनस x, ये आ गया। इतना ग्राम CO2 प्रोड्यूस होगा सोडियम बाइकार्बोनेट यानी कि NaHCO3 से। समझ आ रहा है, कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं है। कई लोगों को कॉम्प्लिकेट, बड़ा क्वेश्चन है, सॉल्यूशन इसमें कैलकुलेशन ज्यादा है, लेकिन क्वेश्चन बड़ा लल्लू है, बहुत सिंपल है। तो अब इतना CO2 हमें मिल गया Na2CO3 के x ग्राम से, और इतना CO2 हमें मिल गया 22 माइनस x ग्राम NaHCO3 से। तो NaHCO3 जो 22 माइनस x है उससे इतना CO2, अल्टीमेटली दोनों मिलकर CO2 कितना दे रहे, 6 लीटर।
6 लीटर का वजन 10.2 ग्राम, मतलब ये दोनों मिलकर एक्चुअली, ये जो दोनों हैं, ये दोनों मिलकर एक्चुअली वजन कितना दे रहे हैं? 10.21 ग्राम। तो फ्रॉम 1 and 2 वी कैन से, तो फ्रॉम 1 and 2 वी कैन से क्या? 44x by 106 plus 44 into 22 minus x by 84 will be equal to कितना मास आ जाएगा? 10.21 ग्राम, क्योंकि यही टोटल CO2 है। एक इक्वेशन, एक अननोन है x, उसको निकाल लो। 106 and 84 का एलसीएम, एक काम करते हैं 106 and 84 ही रखते हैं। 106 into 84, ये 84 आएगा, 84 into 44x, तो इसमें x की वैल्यू सॉल्व करनी है, तुम अपने तरीके से कर सकते हो। 3696x, 3696x प्लस 84, 106 आएगा, 106 ऑलरेडी 44 से मल्टीप्लाई होगा, तो 106 इंटू 44 इंटू 22, 102608, 102608 माइनस 106 इंटू 44, 4664x, 4664x। भैया यहां तुम अपने हिसाब से बिल्कुल निकाल सकते हो, कोई टेंशन की बात नहीं है। इक्वल टू 10.21, ठीक है। तो इसको अपन सॉल्व करते हैं यहां पर, और यहां पर और सॉल्व करेंगे इसको। यहां पर और सॉल्व करेंगे इसको। यहां पर सॉल्व करेंगे इसको। कितना हो गया? 3696x माइनस 4664, 3696, ओके, 968x, तो यहां बचेगा 968x, ये सॉल्व करने पर, ये और ये सॉल्व करने पर, और 102608 तो यहीं रहेगा, उस साइड जाएगा, तो इट विल बी इक्वल टू 10.21 से ये पहले मल्टीप्लाई होगा, तो पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं। 10.21 इंटू 106 इंटू 84, 90,909, तो 90,909 माइनस ये वहां जाएगा 102,608, ये माइनस में आएगा 102,608, ठीक है। अब इसको अपन सॉल्व कर लेते हैं, तो यहां पर देखेंगे माइनस 968x विल बी इक्वल टू 90,909 माइनस 102,608, 102,608, 11,699, 11,699 माइनस में आएगा, माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे, x की वैल्यू आ गई 11,699 डिवाइडेड बाय 968, तो 11,699 डिवाइडेड बाय 968, 12.1, तो 12 अप्रोक्सीमेटली 1 ग्राम, मतलब 12.1 ग्राम आ गई x की वैल्यू। और x क्या था? x क्या था 12.1 ग्राम में? x क्या था जल्दी बताएंगे? Na2CO3 का मास, तो हमें Na2CO3 का मास मिल गया 12.1 ग्राम। 12.1 ग्राम हमें Na2CO3 का मास मिल गया, जो 22 ग्राम की पोटली में मौजूद था। क्या करें? परसेंटेज निकालना, बिल्कुल निकाल लेते हैं। तो Na2CO3 x हो गया, तो Na2CO3, मास ऑफ Na2CO3 जो हमने लेकर चला था x, उसका वजन आ गया 12.1 ग्राम। सो परसेंटेज ऑफ Na2CO3 इन 22 ग्राम मिक्सचर, 22 ग्राम मिक्सचर में टोटल परसेंटेज इसका कितना होगा? कितना होगा? 12.1 डिवाइडेड बाय 22, टोटल 22 है, इंटू 100, 12.1 डिवाइडेड बाय 22 इंटू 100,
क्लियर हो गया? तो अप्रोक्सीमेटली परसेंटेज कितना आएगा? 12.1 डिवाइडेड बाय 22 इंटू 100 इज 55%। तो यहां पर जो हमें मिक्सचर मिलेगा वो कितना परसेंटेज मिलेगा? Na2CO3 का कितना परसेंटेज मिलेगा? 55% ऑफ Na2CO3 is present in 22 gram mixture, is present in 22 gram of mixture। तो 22 ग्राम मिक्सचर में ये 55% प्रेजेंट होगा। सो दिस इज आवर आंसर। तो ये हमारा क्या होगा? दिस विल बी आवर आंसर। संपट पड़ गई क्या बात? तो ये हमारा क्या होगा? पूरे तरीके से आंसर होगा और 55% निकलेगा। क्वेश्चन बड़ा था, मैं मानता हूं लेंदी था, क्योंकि बहुत सारे कैलकुलेशंस इन्वॉल्व थे। पहले ये निकालो फिर ये निकालो। क्वेश्चन टफ नहीं था, लेकिन हर लेंदी क्वेश्चन टफ नहीं होता भाई। ये लल्लू क्वेश्चन था और इसका बहुत बेसिक कंसेप्ट था, क्योंकि उन्होंने कहा था एक बैग है 22 ग्राम का जिसमें 2 कंपाउंड है, उसके मिलकर CO2 बनता है 6 लीटर। तो पहले हमने बता दिया कि 6 लीटर CO2 मतलब कितने मास का। टेम्परेचर और प्रेशर दिया था, PV = nRT लग के मास निकाल लिया 10.21। फिर हमने उस मिक्सचर में एक को x मान लिया, एक को 22 - x मान लिया। x से हमने पता कर लिया कितना CO2 मिलेगा और 22 - x से पता कर लिया कितना CO2 मिलेगा। अल्टीमेटली दोनों को जोड़कर वही मास आएगा जो हमें 6 लीटर CO2 का निकल रहा है उस कंडीशन पे। तो हमने दोनों को जोड़कर इक्वल टू 10.21 कर दिया। वहां हमें एक इक्वेशन मिली x के रूप में, हमने x निकाल लिया जो हमने Na2CO3 का मास माना था, जो 12.1 निकला। फिर परसेंटेज निकालना, तो परसेंटेज तो बच्चों वाली चीज है, 12.1 डिवाइडेड बाय 22 इंटू 100। कंसेप्ट क्लियर हो गया? 55% क्लियर हो गया? हर पार्ट का एक स्क्रीनशॉट ले लो। पहले इस वाले पार्ट का स्क्रीनशॉट लेंगे सबसे पहले। फिर इस वाले पार्ट का स्क्रीनशॉट लेंगे। फिर ये परसेंटेज वाले पार्ट का स्क्रीनशॉट लेंगे। तो क्लियर हुआ ये रिलेशन? बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, जो कि होगा मास और वॉल्यूम का। और यहां पर देखो हमने होशियारी करी, हमने मास और वॉल्यूम के रिलेशनशिप को भी मास और मास के रिलेशनशिप में कन्वर्ट किया, क्योंकि जो CO2 का वॉल्यूम मिल रहा था 6 लीटर, उसका मैंने मास निकाल लिया ना, मास से मास ही निकाला है। ठीक है, बट ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था और इस तरीके के क्वेश्चन ही आपको डीपीपी में भी मिलेंगे, जो आपको बहुत जल्दी मिलेगी लास्ट पार्ट में। आप ढूंढोगे लास्ट पार्ट इसका, एप्लीकेशन ऑफ मोल कंसेप्ट का, सीक्वेंस वाइज जाओगे प्लेलिस्ट में मैग्नेट ब्रेन्स के चैनल पे, तो आपको लास्ट जो पार्ट होगा वहां पर आपको डीपीपी मिलेगी, जिसका वीडियो सोल्यूशन भी अवेलेबल है। और अगर ये प्लेलिस्ट नहीं मिलती है तो सबसे अच्छा तरीका है magnetbrains.com पर जाकर आप वीडियोस देखो, वहां बिल्कुल फ्री। ऐसा नहीं कि वहां बुलाने का ये पर्पस है कि वहां सब्सक्रिप्शन लेना है, पैसा कोई सब्सक्रिप्शन लेना, कोई सब्सक्रिप्शन नहीं लेना, 100% फ्री एजुकेशन है मैग्नेट ब्रेन्स पर। magnetbrains.com पर जाने का फायदा यह है कि आपको पूरी प्लेलिस्ट मिलेगी प्रॉपर एक्सेस करने के लिए। मतलब वहां पूरी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है। जैसे आप जाओगे सेक्शन पर magnetbrains.com IIT JEE के सेक्शन पे, तो आपको लेक्चर्स कोर्स दिखेगा। मेरे कोर्स पर क्लिक किया आपने, जैसे ही कोर्स पर क्लिक किया तो यहां चैप्टर वाइज सारे डिटेल्स आएंगे, पूरा चैप्टर्स यहां पर आएंगे। उसके बगल में एक प्लस का बटन होगा, जैसे आप उस पर क्लिक करोगे पूरा टॉपिक वाइज सीक्वेंशियली पूरी प्लेलिस्ट आ जाएगी। पहले ये टॉपिक, फिर ये टॉपिक, फिर ये टॉपिक, ताकि कोई टॉपिक बीच में आपका मिस नहीं हो, कोई कनेक्शन आपका टूटे नहीं, क्योंकि केमिस्ट्री में हर एक टॉपिक का अपने आगे और पीछे वाले टॉपिक से कोई कनेक्शन होता है, ज्यादातर ऐसा होता है। तो वहां पूरी आपको प्लेलिस्ट यहां पर मिलेगी। जैसे ही आप किसी टॉपिक पर क्लिक करोगे आपको ये एक्सक्लूसिव वीडियो मिलेगा जो प्ले होगा। इसके अलावा आपको डीपीपीज भी यहीं मिल जाएंगी, टेस्ट पेपर भी आपको यहीं मिल जाएंगे, नोट्स भी आपको यहीं मिल जाएंगे, चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, पूरा सब कुछ जखीरा आपको यहां पर मिलने वाला है भाई। और 100% फ्री एजुकेशन है, कोई सब्सक्रिप्शन नहीं है, कोई पेमेंट नहीं है, कोई फीस नहीं है, 100% फ्री एजुकेशन है। बाकी आपको magnetbrains.com पर भी आपको सारे वीडियोस एक्सक्लूसिवली मिल रहे हैं, ना सिर्फ JEE के लिए बल्कि नीट के लिए भी। बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री के सेपरेट लेक्चर्स नीट के लिए भी मिल रहे हैं, और JEE में तो केमिस्ट्री तो चल ही रहा है, फिजिक्स और मैथ्स के भी लेक्चर्स आपको बैक टू बैक मिल रहे हैं। इसी संकल्प के साथ आगे बढ़ेंगे कि JEE हम लोग बहुत अच्छे से क्रैक कर लें, नीट हम आप लोगों का बहुत अच्छे से क्रैक करवा लें, जितने भी नीट एस्पिरेंट्स हैं। तो मैग्नेट ब्रेन्स को आप इसी तरीके से अपना सपोर्ट देते रहें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और लोगों तक शेयर करें। चैनल का लिंक भी शेयर तक करें उन लोगों तक जिन लोगों को अभी भी JEE या नीट की प्रिपरेशन में भटक रहे हैं, या ये समझ में नहीं आ रहा कौन सा अच्छा चैनल है, कहां पर रेगुलर वीडियोस में फॉलो करूं, कौन रेगुलर वीडियोस अपलोड करेगा।
ये सारी चीजें, सारी बातों का एक वन स्टॉप सोल्यूशन है मैग्नेट ब्रेन्स। तो यहां पर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल को शेयर करें। इसी तरीके से मैग्नेट ब्रेन्स को अपना प्यार और सपोर्ट देते रहें। स्टे कनेक्टेड, स्टे एजुकेटेड। थैंक यू।